महायान बौद्ध विचारधारा में मुख्य रूप से दो रास्ते हैं, मध्यमक और योगाचार। तिब्बती बौद्ध परंपरा में माना जाता है कि मध्यमक ही बुद्ध के असली और गहरे विचारों का सबसे पक्का रूप है। इसकी शुरुआत नागार्जुन नाम के दार्शनिक से मानी जाती है। मध्यमक की पूरी परंपरा नागार्जुन के ग्रंथों की व्याख्या करने वाले शास्त्रों पर टिकी है। समय के साथ साथ अलग अलग विद्वानों ने इन ग्रंथों पर अपनी सोच के हिसाब से टीका लिखी, जिससे नागार्जुन के विचारों को और भी विस्तार मिला। तिब्बती परंपरा में चंद्रकीर्ति नाम के विद्वान की टीका को सबसे ज्यादा मान्यता दी जाती है। भारत में चंद्रकीर्ति के बाद भी कई विद्वानों ने मध्यमक पर काफी असर डाला। चीन और जापान जैसे देशों में भी मध्यमक ने अलग अंदाज में बौद्ध विचारों को गहराई दी। अक्सर लोग मध्यमक को बौद्ध दृष्टि से शंका या संशय की सोच मानते हैं, लेकिन असल में इसमें गहरे दार्शनिक सवालों पर चर्चा होती है। इसका सबसे बड़ा विषय है शून्यता, यानी हर चीज का असल में खाली या निस्सार होना। यही सोच तिब्बत के विद्वानों से लेकर जैन बौद्ध परंपरा तक दिखती है। मध्यमक का मतलब है मध्यम मार्ग या बीच का रास्ता। इस परंपरा की असली पहचान नागार्जुन के ग्रंथों और उनकी टीका में है। ऐसा माना जाता है कि नागार्जुन को ही सबसे पहले वे महायान सूत्र मिले, जो शुरू में किसी को सिखाए नहीं गए थे। इन सूत्रों को बुद्ध ने सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए रखा था जो साधना में आगे बढ़ चुके थे, ताकि बाकी लोग उन्हें समझ न पाकर गलत मतलब न निकाल लें। कहा जाता है कि नागार्जुन ने ही इन सूत्रों को फिर से खोजा और सबको बताया। नागार्जुन के दो ग्रंथों को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, मूल मध्यमक कारिका और विग्रह व्यावर्तिनी। इसमें बहुत साफ साफ बात भी है और गहरे तर्क भी हैं, जिससे कई बार लोगों को इसमें विरोधाभास या शून्यवाद दिखता है। नागार्जुन लिखते हैं कि संसार और निर्वाण में कोई असली फर्क नहीं है। वह कहते हैं कि इस दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है जो अपने आप या किसी और के कारण या दोनों के कारण या बिना किसी कारण के अस्तित्व में आ या हो। इस तरह मध्यमक दर्शन हमें सिखाता है कि हर चीज, हर विचार और हर अनुभव असल में शून्यता के भाव से जुड़ा है, यानी किसी चीज का भी अपना अलग स्थायी अस्तित्व नहीं है। मध्यमक परंपरा का नाम ही मध्यम मार्ग यानी बीच का रास्ता। बुद्ध के जीवन में भी बताया गया है कि उन्होंने राजा की ऐशो आराम वाली जिंदगी और बहुत कठिन तपस्या, दोनों को छोड़कर बीच का रास्ता चुना। दार्शनिक तौर पर भी बौद्ध विचारधारा हमेशा दो सिरों के बीच संतुलन साधती है। एक ओर है शाश्वतवाद, जिसमें आत्मा को हमेशा रहने वाली कोई असली चीज माना जाता है, और दूसरी तरफ है उच्छेदवाद, जिसमें माना जाता है कि आत्मा जैसी कोई चीज होती ही नहीं, जिससे कर्मों का भी कोई असर नहीं पड़ता। मध्यमक परंपरा में सबसे बड़ा डर यही होता है कि कहीं लोग इन्हें भी नास्तिक या नकारात्मक सोच वाला न समझ लें। इसलिए मध्यमक दार्शनिक हमेशा इस बात को लेकर सतर्क रहते हैं कि वो निहिलिज्म यानी शून्यवाद से कैसे अलग हैं। इसका जवाब बौद्धों के दो सत्य के विचार में मिलता है। एक है व्यवहारिक या सामान्य सच और दूसरा है परम या अंतिम सच। लगभग सभी बौद्ध विचारधाराएं कहती हैं कि आत्मा का परम अस्तित्व नहीं है, मगर उसका एक व्यवहारिक अस्तित्व जरूर माना जाता है। बौद्ध शास्त्रों के शुरुआती दौर, जिसे अभिधर्म कहा जाता है, में आत्मा के अंतिम अस्तित्व को नकारा गया है। यहाँ बताया गया है कि दो स्तर के सच हैं। पहला सामान्य सच, जिसमें रोजमर्रा की चीजें और बातें आती हैं, और दूसरा परम सच, जिसमें सिर्फ सबसे बुनियादी तत्व धर्म आते हैं। अभिधर्म का मानना है कि इन्हीं छोटे छोटे तत्वों, धर्म के आपसी संबंधों से सब कुछ समझाया जा सकता है। नागार्जुन और उनके बाद के मध्यमक दार्शनिक इसी सोच का विरोध करते हैं। उनके अनुसार अगर हम हर चीज के अंतिम तत्व को तलाशें
तो अंत में पता चलता है कि कोई भी चीज अपने आप में पूरी तरह से असली नहीं है। सब शून्य है, मतलब न सिर्फ आत्मा जैसी बड़ी चीजें, बल्कि जिन छोटे छोटे तत्वों से सब कुछ मिलकर बना है वो भी असल में खाली है। नागार्जुन के ग्रंथ बार बार यही दिखाते हैं कि जिन तत्वों या श्रेणियों से हम किसी चीज को समझाने की कोशिश करते हैं वो असल में खुद भी शून्यता से भरे हैं, उनका कोई स्थायी आधार नहीं है। इस तरह कोई भी चीज अपने आप में कोई आखिरी या असली सच्चाई नहीं रखती। मध्यमक का मानना है कि हर चीज परस्पर निर्भरता प्रतीतीय उत्पाद से बनी है, यानी कुछ भी अपने आप में नहीं है, सब आपस में जुड़े कारणों से ही है। अगर किसी चीज को आखिरी या परम मान लिया जाए तो वो इस नियम से बाहर हो जाएगी, लेकिन मध्यमक दर्शन मानता है कि ऐसी कोई चीज है ही नहीं, सब कुछ अंतहीन परस्पर निर्भरता में बंधा है। इसी वजह से कोई भी परम सत्य या परम वस्तु असल में नहीं है। मध्यमक की दलीलें बार बार यह दिखाती हैं कि हर चीज, जैसे आग और ईंधन, कर्म और कर्ता, कारण और परिणाम, सब आपस में जुड़ी हुई है, कोई भी अपने आप में पूरी नहीं है। मध्यमक का सबसे बड़ा जोर इसी बात पर है कि जब हर चीज किसी न किसी चीज पर निर्भर है तो कोई भी चीज असल में स्वतंत्र या अपनी खुद की असली पहचान वाली नहीं है। इसी को वो शून्यता कहते हैं, यानी हर चीज खाली है, उसका कोई स्थायी सार नहीं है। नागार्जुन का भी यही कहना है कि जो भी चीज निर्भर होकर पैदा हुई है वो असल में खाली है, क्योंकि उसमें अपनी कोई निजी पहचान या स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। मध्यमक के हिसाब से शून्यता का मतलब यही है कि किसी भी वस्तु का अपना अलग या हमेशा का कोई सार नहीं है। चीजें सिर्फ तब तक हैं जब तक वो किसी दूसरी चीज के साथ जुड़ी रहती हैं। स्वभाव का मतलब ही होता है जो अपने आप में हो, यानी जिसके होने के लिए किसी और पर निर्भर न रहना पड़े। मगर मध्यमक दिखाते हैं कि ऐसी कोई चीज असल में होती ही नहीं, सब कुछ आपसी संबंध से ही बनता है, अकेले में कुछ नहीं। अक्सर मध्यमक पर आरोप लगते हैं कि उनका शून्यवाद सब कुछ नकार देता है, यानी निहिलिज्म है। कई बार दूसरी बौद्ध परंपराएं या हिंदू दर्शनों के विद्वान भी यही आरोप लगाते हैं। नागार्जुन की किताबों में भी बार बार ऐसे सवाल आते हैं, जैसे अगर सब कुछ खाली है तो फिर चार आर्य सत्यों का भी कोई अस्तित्व नहीं है। इसका जवाब मध्यमक ये देते हैं कि नहीं, उल्टा, चीजें इसलिए संभव हैं क्योंकि वो खाली हैं, यानी परस्पर निर्भर हैं। अगर दुख या कोई भी चीज स्वभाव वाली होती, यानी हमेशा के लिए वैसी ही रहती, तो फिर उसका खत्म होना या बदलना नामुमकिन हो जाता। लेकिन जब हम समझते हैं कि दुख, सुख सब कुछ आपसी संबंध से ही पैदा होता है, तो उसे खत्म करना यानी मुक्ति पाना संभव हो जाता है। मध्यमक दर्शन के लिए यह बहुत जरूरी है कि उनके शून्यता के विचार को नास्तिकता या निराशावाद न समझा जाए, क्योंकि असली उद्देश्य तो यही है कि बौद्ध धर्म का पूरा रास्ता करुणा, नैतिकता और मुक्ति इसी बात पर टिका है कि सब कुछ परस्पर निर्भर और बदला जा सकने वाला है, न कि हमेशा हमेशा के लिए अटल। इसलिए मध्यमक के हिसाब से दुनिया और उसमें रहने वाले लोग सभी अपने अपने स्तर पर सच हैं और नैतिक जिम्मेदारी रखने वाले हैं। इन्हें पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता। मध्यमक का दर्शन अपने आप में बहुत गहरा और उलझा हुआ है। जब मध्यमक कहते हैं कि अंत में कोई भी अंतिम सत्य नहीं है, तो ये सवाल उठता है कि क्या उनका अपना ये दावा भी सिर्फ एक आम बात है, या इसे भी असली सच माना जाए। अगर ये भी बस एक आम बात है तो कोई भी चाहे तो इसे मान सकता है या नहीं भी मान सकता। लेकिन अगर इसे खास महत्व देते हैं तो लगता है जैसे वो खुद ही अपने नियम का अपवाद बन रहे हैं। मतलब वो सब पर तो सवाल उठाते हैं, लेकिन अपने दावे को खास मानते हैं। इसलिए मध्यमक खुद भी मानते हैं कि शून्यता का सिद्धांत खुद भी शून्य ही है, यानी खुद का भी कोई स्थायी पक्का रूप नहीं है। मध्यमक यह नहीं कहते कि उनकी कोई खास पक्की थ्योरी है।
बल्कि वो ये दिखाना चाहते हैं कि हर चीज असल में आपस में जुड़ी है और कोई भी अकेले में नहीं है। इसीलिए वो कहते हैं कि शून्यता खुद भी शून्य है। यही बात उनकी बातचीत, तर्क और शैली में दिखती है। वो दावा करते हैं कि उन्होंने कोई फिक्स्ड स्थायी मत नहीं रखा है और न ही शून्यता को कोई एक पक्का नजरिया मानते हैं। इसी वजह से कई लोग मध्यमक को संदेहवादी या इलाज देने वाला विचार भी मानते हैं, जैसे उनका मकसद बस इतना है कि हमारी सोच में जो जरूरत से ज्यादा उलझाव और अटकाव है उसे हटाना है। इसलिए शून्यता का आखिरी सच यही है कि वह भी बस आपसी निर्भरता के सच को ही दिखाती है। मध्यमक के लिए कोई भी चीज या विचार पूरी तरह स्वतंत्र असल में अलग नहीं है, सब एक दूसरे से जुड़े हैं। इसलिए अगर कोई कहे कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो कभी भी खाली नहीं हो सकती या वो खुद में ही पूरी हैं, तो मध्यमक साफ इनकार कर देते हैं। उनके मुताबिक हर चीज की असल पहचान उसकी आपसी निर्भरता में है। यही सोच किसी भी बड़े या छोटे सच की बुनियाद है। मध्यमक यही दिखाना चाहते हैं कि जो कुछ भी है वह हमेशा आपसी संबंध और निर्भरता के बिना समझा ही नहीं जा सकता। इसी को वो शून्यता कहते हैं। अगर कोई कहे कि अंतिम सच यही है कि कोई अंतिम सच नहीं है, तो क्या ये खुद भी सच है? मध्यमक दर्शन में यह सवाल बहुत अहम है। मध्यमक लोग साफ कहते हैं कि अंतिम सच कोई गिनी चुनी चीजों या स्थायी तत्वों का नाम नहीं है, बल्कि अंतिम सच खुद भी हर बात की तरह बस समझ या व्याख्या का हिस्सा है। मध्यमक के हिसाब से किसी भी बात को सच कहना मतलब उसे अपनाना, न कि उसे किसी स्थायी या असल चीज से जोड़ना। इस तरह अगर पुरानी बुद्धिस्ट सोच ये मानती थी कि असली सच वही है जो किसी न किसी चीज से मेल खाता है, तो मध्यमक इसे भी नकार देते हैं। मध्यमक अपने तर्कों में ये दिखाते हैं कि असल में कोई भी अनुभव या चीज पूरी तरह स्वतंत्र या अंतिम नहीं है। सब कुछ आपसी निर्भरता में ही होता है। इसी को वो शून्यता कहते हैं। अगर कोई दावा करता है कि दुनिया में कुछ ऐसा है जो बाकी सबसे अलग है या सबसे ज्यादा असली है, तो मध्यमक उस दावे को भी उन्हीं नियमों से जांचते हैं। उनका कहना है कि ऐसा कोई स्तर या सच है ही नहीं जो बाकी सबसे ऊपर हो या सबसे आखिरी हो। मध्यमक दर्शन में यही सोचना भी एक तरह का ट्रिक है कि हमारा खुद का वजूद या मैं भी बस एक अस्थायी आपसी निर्भरता वाला अनुभव है। इसलिए हर सच और हर अनुभव को सिर्फ उसके संबंधों और संदर्भों में ही समझा जा सकता है, न कि अकेले। मध्यमक तर्क ये भी दिखाते हैं कि अगर कोई ये सोचे कि लोगों को पूरी तरह घटाकर सिर्फ वैज्ञानिक या तर्कसंगत चीजें बचेंगी, तो भी वो असल में उन्हीं लोगों की बातें और उनके अर्थों पर निर्भर कर रहे होते हैं। इसलिए चाहे कोई भी समझ या ज्ञान हो, वो पूरी तरह आपसी जुड़ाव से ही बनता है। मध्यमक दर्शन का यही असली संदेश है कि जीवन, जगत और सच सब रिश्तों में, संबंधों में और परस्पर निर्भरता में ही है। कोई भी चीज या अनुभव अकेले या अलग थलग नहीं है, चाहे वो किसी भी स्तर का हो। यह कहना काफी है कि नागार्जुन और उनके शिष्यों की किताबों को समझना आसान नहीं है और इनके असली मतलब को ठीक से समझने के लिए बहुत सोच विचार और मेहनत करनी पड़ती है। शायद इसी वजह से ये विचारधारा आज तक लोगों को आकर्षित करती है। भारतीय बौद्ध परंपरा में नागार्जुन के विचारों की दो बड़ी धारणाएं बनी। बाद में तिब्बती बौद्ध धर्म में इन्हें प्रासंगिक और स्वातंत्रिक के नाम से जाना गया। प्रासंगिक विचार वाले मानते हैं कि नागार्जुन ने अपनी कोई खुद की पक्की बात नहीं कही, बल्कि बस सामने वाले के तर्कों की कमियों को उजागर किया। यानी उनकी तरकीब ये थी कि दूसरों के विचारों को उनकी ही बातों से गलत साबित कर देना। स्वातंत्रिक मानते हैं कि नागार्जुन के श्लोकों को तर्कपूर्ण रूप में रखना और उनके निष्कर्षों को सच मानना चाहिए।
आज भी इस बारे में चर्चा चलती है कि ये दोनों मत सिर्फ तर्क की तकनीक में अलग हैं या इनका असली नजरिया ही अलग है। प्रासंगिक परंपरा से जुड़े प्रमुख नाम आर्यदेव, बौद्धपालित और चंद्रकीर्ति माने जाते हैं। चंद्रकीर्ति का ग्रंथ मध्यम कावतार तिब्बती बौद्ध शिक्षा में बहुत महत्व रखता है। इसमें बोधिसत्व की 10 पारमिताओं पर चर्चा है, जिसमें छठा अध्याय सबसे लंबा और गूढ़ है और इसमें योगाचार मत की भी आलोचना की गई है। बाद के प्रासंगिक विचारकों में शांतिदेव का नाम खास है, जिनकी रचना बोधिचर्यावतार बहुत प्रसिद्ध है। इनके अलावा अतिश, जो तिब्बत में बौद्ध धर्म के प्रचारक माने जाते हैं, ने भी प्रासंगिक धारा को आगे बढ़ाया। स्वातंत्रिक परंपरा की शुरुआत भाव विवेक से मानी जाती है। उन्होंने मध्यमक पर तर्कयुक्त टीका लिखी। इनके बाद ज्ञानगर्भ और शांतरक्षित जैसे विद्वान आए। शांतरक्षित ने योगाचार और मध्यमक दोनों विचारों का मेल करके अपनी बात कही। उनका ग्रंथ मध्यम का अलंकार इसी का उदाहरण है। यह शांतरक्षित का एक और बड़ा ग्रंथ तत्व संग्रह है, जिसमें उन्होंने तमाम भारतीय दर्शनों की विस्तार से चर्चा की है। इन दो धाराओं के तर्क, ग्रंथ और विद्वानों की बातें आज भी बौद्ध दर्शन की गहराई को समझने के लिए पढ़ी और समझी जाती हैं। शांतरक्षित के शिष्य कमलशील ने तत्व संग्रह पंजिका नाम से एक प्रसिद्ध टीका लिखी। कमलशील और उनके गुरु शांतरक्षित दोनों तिब्बत गए और वहां की बौद्ध परंपरा को गहराई से प्रभावित किया। तिब्बत में एक प्रसिद्ध बहस के बारे में कहा जाता है, जिसमें कमलशील ने धीरे धीरे साधना का पक्ष रखा और उनके तर्क को मान्यता मिली। कमलशील ने भावनाक्रम नाम से 3 ग्रंथ भी लिखे, जिनमें साधना के अलग अलग चरणों को बताया गया है। स्वातंत्रिक परंपरा में तर्क और ज्ञान के औजारों का ज्यादा इस्तेमाल होता है। इस परंपरा में भव्य विवेक का नाम प्रमुख है, जिनका तरीका था कि नागार्जुन के विचारों को तर्क और उदाहरण के साथ समझाया जाए। भव्य विवेक ने तर्कशास्त्र के विद्वान दिग्नाग और बाद के धर्मकीर्ति के सिद्धांतों का भी सहारा लिया। शांतरक्षित भी धर्मकीर्ति से प्रभावित थे। दूसरी तरफ चंद्रकीर्ति का असर भारत में कम हुआ, लेकिन तिब्बत में उन्हें बहुत माना गया। प्रासंगिक और स्वातंत्रिक दोनों धाराएं नागार्जुन के ग्रंथ MMK की पहली ही पंक्ति पर अलग अलग तरीके से विचार रखती। नागार्जुन ने उसमें कहा कि कोई भी चीज न तो खुद से, न दूसरों से, न दोनों से और न ही बिना किसी कारण के उत्पन्न होती है। प्रासंगिक विचार वाले बुद्धपालित ने इस श्लोक पर ऐसा विवेचन किया, जिसमें सिर्फ सामने वाले की बातों की बेतुकी परिणति को उजागर किया गया, बिना कोई तर्क या उदाहरण दिए। भव्य विवेक ने बुद्धपालित की इसी बात पर आपत्ति की और कहा कि इस तरह से कोई मजबूत तर्क नहीं बनता, न ही सामने वाले के सवालों का जवाब मिलता है। भव्य विवेक ने हर तर्क को 3 हिस्सों में बांटकर प्रस्तुत किया: थीसिस, कारण और उदाहरण। उदाहरण के लिए उन्होंने कहा कि आंतरिक इंद्रियों का खुद से उत्पन्न होना असंभव है, क्योंकि वो पहले से ही मौजूद है, जैसे चेतना। भव्य विवेक ने खास तौर पर इस बात को साफ किया कि नागार्जुन की असहमति आखिरी सच्चाई या स्वाभाविक तौर पर किसी चीज के उत्पन्न होने से है, न कि सामान्य तौर पर। बहुत से नागार्जुन के तर्क, जो पहली नजर में समझना कठिन लगते हैं, वो तभी समझ में आते हैं जब ये मान ले कि वो आखिरी तौर पर कही गई बातों को ही नकार रहे हैं। इस तरह इन दोनों धाराओं की बहसों और तर्कों से ये पता चलता है कि बौद्ध दर्शन में विचारों को कितनी गहराई और अलग अलग तरीकों से समझाया गया है। चंद्रकीर्ति ने अपनी किताब प्रसन्नपदा के पहले अध्याय में बुद्धपालित की शैली का बचाव किया और भव्य विवेक की व्याख्या को गलत बताया। भव्य विवेक मानते थे कि नागार्जुन के तर्कों को समझने के लिए खास तरह की शर्तें और तर्क जोड़ना जरूरी है, लेकिन चंद्रकीर्ति का कहना था कि इससे तर्क की असली बात बदल जाती है। चंद्रकीर्ति का तर्क ये था कि अगर चीजें दूसरों से पैदा होती हैं तो कोई भी चीज, जैसे कि पौधा, आग की राख से भी पैदा हो सकती है, जैसे बीज से होती है, और अगर राख से नहीं हो सकती तो फिर बीज से भी नहीं हो सकती। उनका कहना था कि दूसरे का मतलब क्या है,
इसे समझने में ही गड़बड़ी है। इसलिए किसी चीज का पैदा होना दूसरे से कहकर हम असल में किसी भी चीज को कहीं से भी जोड़ सकते हैं, जो ठीक नहीं है। तिब्बती विद्वानों ने इस बहस को बहुत गंभीरता से लिया, लेकिन भारतीय ग्रंथों में इस बहस के आधार सीधे सीधे दिखाई नहीं देते। स्वातंत्रिक परंपरा ने तर्क और ज्ञान शास्त्र का सहारा लिया ताकि चंद्रकीर्ति की शैली में जो दार्शनिक समस्याएं हैं उनका हल मिल सके। वहीं चंद्रकीर्ति ने भी भव्य विवेक के तर्कशास्त्र को अपनाने से इनकार करते हुए अपने तर्क को दार्शनिक आधार पर सही ठहराया। अगली बात यह है कि जब हमने ये मान ही लिया कि किसी भी चीज का कोई आखिरी सच नहीं है, तो फिर सामान्य दुनिया के बारे में हमारी सोच कैसी होनी चाहिए? नागार्जुन ने खुद कहा था कि व्यवहारिक या रिलेटिव सच के बिना आखिरी सच को जाना ही नहीं जा सकता, और बिना आखिरी सच समझे मोक्ष भी नहीं मिल सकता। मतलब रोजमर्रा की दुनिया की अपनी अहमियत है और असलियत में इससे ज्यादा कोई और सच नहीं है। यह चिंता जरूर है कि अगर हम सिर्फ चंद्रकीर्ति की ही तरह सोचें तो बौद्ध दर्शन बस जो जैसा है ठीक है कि सोच तक सिमट सकता है। स्वातंत्रिक परंपरा ने इसी को ठीक करने के लिए कहा कि भले ही सारी बातें व्यवहारिक स्तर पर ही हों, लेकिन कुछ व्यवहार दूसरों से ज्यादा सच होते हैं। दिगनाग और धर्मकीर्ति जैसे तर्कशास्त्रियों ने जो तरीके दिए उनसे सही और गलत व्यवहार को पहचाना जा सकता है। शांतरक्षित और उनके गुरु ज्ञान गर्भ ने कहा कि सच्चा व्यवहार और झूठा व्यवहार में फर्क किया जा सकता है। इसी सोच से बौद्ध दर्शन में तर्क और ज्ञान की अहमियत बनी रही। चंद्रकीर्ति ने बौद्ध ज्ञान शास्त्र के जो तरीके स्वातंत्रिक परंपरा में इस्तेमाल होते थे उन्हें अपनाने से इनकार किया। उनका कहना था कि कोई भी ऐसी व्याख्या या तर्क नहीं हो सकता जो खुद निर्भर उत्पत्ति यानी परस्पर निर्भरता के नियम से बाहर हो। हर तर्क, चाहे वो जैसा भी हो, आखिरकार परंपरा और व्यवहार की सीमाओं में ही होता है। अगर कोई कहता है कि हमारे व्यवहार और परंपराओं के पीछे कोई और सबसे अलग कारण या तर्क चाहिए, तो असल में वो ऐसी चीज मांग रहा है जो खुद इन नियमों से बाहर हो, जबकि ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। इसी वजह से चंद्रकीर्ति मानते थे कि हमारी सामान्य बोलचाल और समझ ही असली है, और अगर इससे बाहर जाने की कोशिश करोगे तो कोई ठोस सच या जवाब नहीं मिलेगा। हालांकि इस सोच से यह आरोप लग सकता है कि चंद्रकीर्ति की बातों में कहीं न कहीं उलझन या विरोधाभास भी है, और यही बात प्रासंगिक और स्वातंत्रिक दोनों परंपराओं में बहस का बड़ा विषय रही। भारतीय मध्यमक का असर तिब्बत के बौद्ध दर्शन पर बहुत गहरा है। तिब्बत की ज्यादातर बौद्ध परंपराएं मानती हैं कि मध्यमक बौद्ध दर्शन का सबसे ऊंचा पड़ाव है। वैसे तिब्बत में सबसे पहले स्वातंत्रिक मध्यमक के विद्वान जैसे शांतरक्षित और कमलशील अपने विचार लेकर आए, लेकिन बाद में तिब्बती बौद्ध संप्रदाय ने चंद्रकीर्ति के प्रासंगिक मध्यमक को सबसे प्रामाणिक माना। और के पीछे मुख्य वजह थी अतीश का प्रभाव, जिन्होंने भारत के बौद्ध ग्रंथों का तिब्बती भाषा में अनुवाद करवाया और वहां बौद्ध धर्म को मजबूत किया। साथ ही तिब्बती बौद्ध परंपरा में वज्रयान यानी तांत्रिक साधना को भी बहुत महत्व मिला, जो योगाचार परंपरा के ज्यादा करीब है। इसके अलावा खुद तिब्बती विद्वान भी मानते थे कि चंद्रकीर्ति के विचारों में कुछ ऐसे पहलू हैं जिन्हें और गहराई से समझना जरूरी है। इसी वजह से तिब्बत के वो संप्रदाय जो खुद को प्रासंगिक मानते हैं, वे भी ज्ञान शास्त्र के तरीकों का सहारा लेते हैं ताकि अपने विचारों को पुख्ता कर सके। यह तिब्बती परंपरा की खासियत यह भी है कि वहां बौद्ध दर्शन के सभी प्रमुख स्कूलों को एक के बाद एक सीढ़ी की तरह रखा गया है, जिसमें हर नया स्कूल पिछले से ज्यादा सूक्ष्म या गहरा माना गया है। जैसे सबसे पहले आभिधर्म के 2 स्कूल हैं, फिर योगाचार आता है और उसके बाद स्वातंत्रिक, फिर सबसे आखिर में प्रासंगिक मध्यमक आता है।
जो मानता है कि अंतिम सच जैसी कोई चीज नहीं है, यानी सब कुछ बस संबंध और निर्भरता पर ही टिका है। इस सोच का असर ये होता है कि हमारा ध्यान सिर्फ उसी दुनिया पर टिक जाता है जो हम सब अपने रोजमर्रा के अनुभव में देखते और जीते हैं। अब ये समझ आ जाता है कि यही दुनिया असल में सबसे ज्यादा मायने रखती है और इसे पूरी तरह नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मध्यमक परंपरा हमेशा दोनों तरह की अति से बचती है, यानी ना तो सब कुछ एकदम शून्य या बेकार मानना और ना ही किसी चीज को हमेशा के लिए स्थायी या सच्चा मानना। मध्यमक की समझ के हिसाब से खुद आत्मा भी वैसे ही है जैसे बाकी दुनिया, मतलब उसका अस्तित्व भी बस रिश्तों और निर्भरता पर है। कोई भी चीज अपने आप में नहीं टिकती। तिब्बत के बौद्ध मठों में पढ़ाई का जो तरीका है उसमें 5 मुख्य विषयों को शामिल किया गया है, जैसे विनय यानी मठ के नियम, अभिधर्म यानी मन और दुनिया की गहरी समझ, तर्कशास्त्र और ज्ञान शास्त्र, मध्यमक का दर्शन और मोक्ष के रास्ते के अलग अलग स्तर। इसमें मध्यमक की पढ़ाई बाकी चीजों के बाद आती है ताकि बुद्ध के पूरे रास्ते और सोच को समझने के बाद ही शून्यता की बात सही ढंग से समझी जा सके। मध्यमक का असली जोर यही है कि हर चीज शून्य है, यानी सब कुछ खाली है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया या लोग फालतू, बल्कि इसका मतलब है कि हमें उसी आम दुनिया में लौटना है जिसमें हम सब रहते हैं और दुख सुख झेलते हैं। तिब्बत की परंपरा में मध्यमक को धार्मिक साधना के साथ जोड़कर काफी गहराई से समझाया और आगे बढ़ाया गया है। जैसे प्रसिद्ध विद्वान तोंग खापा ने चंद्र कीर्ति के प्रासंगिक मध्यमक और धर्म कीर्ति के ज्ञान शास्त्र को जोड़ने की कोशिश की। उन्होंने मध्यमक और योगाचार की आपसी समझ को भी आसान और मजबूत बनने के लिए बड़ी किताबें लिखीं। लेकिन कई दूसरे विद्वान जैसे गोराम्पा तोंगखापा की इस सोच से सहमत नहीं थे। उनका कहना था कि अगर हम अंतिम सच को भी सोच विचार की चीज मान ले तो ये एक तरह का शून्यवाद यानी निहिलिज्म बन जाता है। उनका तर्क था कि सोचने का काम तो हमेशा सामान्य या व्यवहारिक स्तर पर ही होता है, असली सच उससे कुछ अलग। इसी वजह से तिब्बती बौद्ध परंपरा में भी ये बहस हमेशा रही है कि अंतिम सच और सामान्य सच का असली रिश्ता क्या, और क्या वाकई अंतिम सच नाम की कोई चीज है या नहीं। पूर्वी एशिया यानी चीन और उसके आसपास के देशों में जब बौद्ध दर्शन फैला तो वहां की सोच और भारतीय तिब्बती परंपराओं में काफी फर्क आ गया। भारत और तिब्बत में ज्यादातर बौद्ध दर्शन बड़े विद्वानों की गहरी किताबों और तर्कों पर टिका रहा, जैसे नागार्जुन या दिग्नाग के ग्रंथ। लेकिन चीन में ज्यादातर बौद्ध स्कूल अलग अलग सूत्रों को समझने और उनका मतलब खोजने में लगे रहे। चीन में बौद्ध दर्शन की कई बड़ी किताबें कभी वहां ट्रांसलेट ही नहीं हुई, जैसे चंद्रकीर्ति, धर्मकीर्ति या शांति रक्षित के काम। इस वजह से चीन में मध्यमक विचारधारा का विकास थोड़े अलग ग्रंथों के इर्द गिर्द हुआ, जिन्हें महान अनुवादक कुमार जीव ने चीनी में उतारा था। इन्हीं 3 किताबों पर वहां का सबसे पुराना मध्यमक स्कूल टिका था, जिन्हें वहां 3 शास्त्र कहा गया। इनमें से असल संस्कृत में बस एक ही किताब मिलती है, बाकी 2 अब सिर्फ चीनी भाषा में ही मिलती हैं। चीन में नागार्जुन के एक और ग्रंथ का खास असर पड़ा, जिसे वहां के लोग महाप्रज्ञा पारमिता उपदेश शास्त्र कहते हैं। ये बहुत बड़ी किताब है जिसमें बुद्ध के दर्शन को विस्तार से बताया गया है। हालांकि विद्वान मानते हैं कि ये ग्रंथ नागार्जुन का असली काम नहीं है, फिर भी पूर्वी एशिया के बौद्ध विद्वानों पर इसी का असर ज्यादा रहा। वहां के बौद्ध विचारकों ने जब भी नागार्जुन का नाम लिया तो अक्सर इसी किताब को ही सबसे अहम माना, ना कि उनकी सबसे प्रसिद्ध किताब MMK को। इसका असर ये हुआ कि चीन और जापान के विद्वानों ने मध्यमक दर्शन को कई बार ज्यादा नकारात्मक या शून्यवाद की तरफ झुका हुआ माना, जबकि असल में नागार्जुन की सोच इतनी सख्त नकारात्मक या शून्यवादी नहीं थी।
चीन में जब संस्कृत के शब्दों का अनुवाद चीनी भाषा में हुआ तो कई गहरे मतलब बदल गए। उदाहरण के लिए दो सच यानी व्यवहारिक और परम सच जब चीनी में अनुवाद हुआ तो वहाँ के शब्दों ने इन बातों को ज्यादा ठोस या अस्तित्व से जोड़ दिया। इसी वजह से शून्यता की जो असली सोच थी उसे चीन में कई बार एकदम नकारात्मकता या निराशावाद की तरह समझा गया, जबकि नागार्जुन खुद बार बार चेताते थे कि शून्यता को ऐसे न समझें। यही वजह है कि पूर्वी एशिया में मध्यमक की व्याख्या भारतीय परंपरा से थोड़ी अलग रही है। यहाँ नागार्जुन की किताब MMK का 24वां अध्याय 18वां श्लोक बहुत ही खास माना गया है। इसमें कहा गया है कि जो भी चीजें परस्पर निर्भर होकर बनती हैं वही शून्यता है। यही शून्यता जो केवल एक नाम या संकेत है, असली मध्यम मार्ग है। यानी बौद्ध सोच का असली रास्ता इस बात में है कि जो भी चीजें हमें दिखती हैं उनका अपना अलग कोई असली अस्तित्व नहीं है, वे सब परस्पर निर्भर हैं और इसी को शून्यता कहते हैं। पूर्वी एशिया के कुछ विद्वानों की नज़र में इस श्लोक का मतलब यह है कि पहले तो निर्भरता की बात कही जाती है, फिर उसका खंडन यानी नकारा जाता है और फिर वापस एक तरह से स्वीकृति दी जाती है। यानी यह सोच हमेशा तर्क वितर्क, नकार और स्वीकृति के बीच चलती है। जापान के कई विद्वान इस तरीके से मध्यमक दर्शन को समझते हैं क्योंकि उनका आधार अक्सर वही बड़े ग्रंथ होते हैं जिन्हें कुमारजीव ने चीनी में अनुवाद किया था। पूर्वी एशिया में मध्यमक और योगाचार को मिलाने की कोशिश भी खूब की गई है। यहाँ के कई बौद्ध विद्वानों ने यह माना कि दोनों ही विचारधाराओं को जोड़कर देखा जा सकता है, जबकि भारत में आमतौर पर ये दोनों अलग अलग और कभी कभी एक दूसरे के विरोध में माने जाते रहे। पूर्वी एशिया में योगाचार की सोच का प्रभाव ज्यादा रहा, इस वजह से वहाँ मध्यमक की व्याख्या भी उसी के हिसाब से होती रही। भले ही आगे चलकर योगाचार और बाकी दूसरे स्थानीय बौद्ध विचार ज्यादा प्रभावशाली हो गए, फिर भी मध्यमक की सोच वहाँ जैन बौद्ध धर्म की रहस्यमयी भाषा और गूढ़ तरीकों में जिंदा रही। जैन पर भी मध्यमक का असर सीधे सीधे तो नहीं है, लेकिन वहाँ की बुद्धि और अनुभूति से जुड़ी जो परंपराएं हैं उनमें इसका झलक मिलती है।